अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शिल्पा कछवाहा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। थल सौंदर्यीकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी भाग 2। भिंडी के अधिक उत्पादन के लिए कैसे करें बुआई। ईंधन बचत के लिए फायदेमंद है गोबर गैस। किसान भाइयों, कल के अंश में आपने देखा कि कैसे हम भूमि का सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे इसमें प्रयोग किए जाने वाले औजार एवं सौंदर्यीकरण करने के लिए लगाए जाने वाले पौधों के बारे में। अगर हम बात करें इसके प्रूनिंग की, तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके लिए प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है? जैसे मैंने आपसे बात की थी, क्लस्टेमन है जो आप देख रहे हैं कि मेरे बिल्कुल पीछे आप क्लस्टेमन के पौधे देख रहे हैं। उसकी प्रूनिंग की वजह से इसको आज हम तोपायरी का रूप दे पाए हैं। और प्रूनिंग जो है वो हमारे जो आपके रोज़ हैं उसमें भी बहुत जो है ज़रूरी है। और आप कह सकते हैं कि जैसे आप बोगनविलिया की अगर तोपारी बनाना चाहें, उसको आप लताओं के रूप में चढ़ाना चाहेंगे, तो सभी की काट छांट जो है आपको जिस तरह का पौधा जिस रूप में चाहिए उस तरह की काट छांट आपको करनी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि रोज़ में अगर आप काट छांट नहीं करेंगे तो दूसरे साल उसमें फूल आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे तो बहुत, जिसको कह सकते हैं अच्छे किस्म के वो फूल नहीं होंगे। तो किसी भी पौधे के लिए जो ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें काट छांट जो है बहुत अच्छे तरीके से की जाए। पेड़ों में वस्तुतः हम काट छांट की ज़रूरत हम महसूस नहीं करते हैं, पर जो आप ये कह सकते हैं कि सौंदर्यीकरण में उसकी जो है लॉपिंग जिसको हम कहते हैं उसको करना जरूरी होता है। क्योंकि निचले जो बेकार की टहनियाँ हैं जो आपको किसी आपके दृश्य को रोक रही हैं उसको काटना जरूरी होता है, एक रूप उसको देना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो अगर हम बात करें कि जैसे कि जो फूल हैं या पेड़ पौधे हैं या लताएँ हैं, उनके लिए क्या कोई कीटनाशक का भी छिड़काव किया जाता है? हाँ, क्योंकि आपको देखना कि किसी भी पौधे में कीटनाशकों का जो है वो छिड़काव करना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें विभिन्न तरह के कीटनाशक आते हैं कि जो कीट हैं वो आते हैं, तो कीटनाशकों का यूज़ हम करते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि फंगल डिजीज़ भी बहुत आ जाती हैं, तो हम प्रिकॉशन के तौर पे क्या करते हैं कि जब हम पौधे को लगाते हैं तो हम पौधों को जो है डाइथेन के घोल में या बेबिस्टिन के घोल में जो है 2 ग्राम जो प्रति लीटर डाल के उसको डिप करते हैं। उससे क्या होता है कि जो बीमारी है वो वस्तुतः शुरू में उसको हम ख़त्म कर देते हैं। उससे पौधों को जो है बहुत अच्छा उसकी ग्रोथ होती है और फंगस का अटैक कम होता है। उसके बावजूद सभी पौधों में हम जो है हमें करना चाहिए कि जो कम से कम झाड़ीनुमा पौधे हैं उसमें हम डाइथेन और बेबिस्टिन की जो है हम स्प्रे करते रहें। उससे क्या होगा कि आपको फंगल अटैक उस पर नहीं हो पाएगा। और कीटनाशक जो है, क्योंकि विभिन्न तरह के कीट हैं, जो अलग अलग तरह के कीट जो आएंगे उनको अलग अलग तरह की जो बीमारियों का रोकथाम हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो हमारे किसान भाई हैं
ये सौंदर्यकरण की तकनीक से जो आपने बताई, अगर इसको सीख के किस तरह से अपनी आजीविका कमा सकते हैं? अब आप देखेंगे कि जो आपका स्थल सौंदर्य है वो आजकल सभी लोगों के मन में एक भावना आ रही है कि आपके घर के आसपास अच्छा जो है एक वातावरण होना चाहिए। उससे क्या होगा कि पेड़ लगाने से हमारा जो कह सकते हैं कि जो वातावरण है वो अच्छा होता है, और पेड़ जो है हमारा जीवन है, पेड़ हमारे जीवन है। तो आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आप जो सरकार है वो भी बहुत जोर दे रही है कि जगह जगह पे पेड़ लगाए जाएं, उसके लिए आपको नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे किसान भाई जो है जिनको इस चीज़ का एक शौक़ है वो एक जो है फूलों की नर्सरी भी शुरू कर सकते हैं। अब आप फूलों की नर्सरी में उसमें आप गमले भी बेच सकते हैं, गमले नुमा पौधे बेच सकते हैं। उसके अलावा आप जो पेड़ की नर्सरी वो उगा सकते हैं। मुख्यतः हम जो तोपायरी है वो कई पौधों की या पेड़ों की या झाड़ियों की तोपायरी बन सकती है, पर मुख्यतः हमने यहाँ पे जो तोपायरी बनाई है वो दुरांता की, और जिसको कहते हैं बोटल ब्रश, उसकी हमने बनाई है। बोटल ब्रश हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के बोटल ब्रश है, जिसमें एक गोल्डन है और एक ग्रीन वाला है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इनकी तोपायरी बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह के जो है इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें आपका हेज कटर है और आपका जो कैंची जिनको हम कहते हैं उनका हम यूज़ करते हैं, हेज कटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो कैंची जिनको हम कहते हैं उनका हम यूज़ करते हैं, हेज कटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर प्रदेश के किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्षा न होने के मद्देनजर फसलों में सिंचाई प्रबंध पर ध्यान दें, पानी के निष्कासन का उपयुक्त प्रबंध करें। टमाटर तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए जमीन पर गिरे हुए फलों को नष्ट कर दें तथा आसपास की झाड़ियों व फल मक्खी के बैठने से स्थानों पर मेलाथियान तथा गुड़ के मिश्रण को 5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पॉलीहाउस में स्पोडोटेरा तंबाकू सुंडी का प्रकोप होने की संभावना है। अपने पॉलीहाउस का उचित रखरखाव करें ताकि पतंगे अंदर न आ सकें। टमाटर की बिजाई व शिमला मिर्च पौधे का प्रत्यारोपण करने का उचित समय है। नई फसल लगाने से 1 सप्ताह पहले पीले चिपकने वाले जाल लगाएं तथा पौधे रोपण के बाद एमिडाक्लोरोपीड से सिंचाई करें। गुलाब के फूलों में ब्लू बीटल का प्रकोप है। नियंत्रण हेतु साइप्रोमेथिलीन 15 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। हरितगृह में थ्रिप्स व लाल मकड़ी का प्रकोप होता है। थ्रिप्स के नियंत्रण हेतु रोगर 20 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें व लाल मकड़ी के लिए डाइक्लोफॉल 20 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। माइट के प्रकोप से कार्नेशन में काफी प्रकोप हो सकता है। गेंदे में भी 20 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अगेती मूली की बुआई का यह उचित समय है। मूली की बुआई हेतु बीज दर 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें तथा मेड़ से मेड़ की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 8 सेंटीमीटर रखें। बुआई से पूर्व 20 किलो नाइट्रोजन, 48 किलो फास्फोरस तथा 48 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से दें। जड़ बनते समय 25 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। मक्खी में तना सड़न रोग की रोकथाम के लिए 16.5 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर प्रति हेक्टेयर की दर से रोगग्रस्त पौधे के पास मिट्टी में मिलाएं। मक्का में तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए प्रभावित पौधों में डीमैट 10G के दाने डालें। धान की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में पानी इकट्ठा करें। खेतों में 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। मेढ़ों से खरपतवारों व घासों को निकाल दें। धान में पत्ता लपेटक कीट का अधिक प्रकोप होने पर फसल में 150 मिलीलीटर क्लोरोपैरिफॉस 20 EC प्रति 60 लीटर पानी प्रति बीघा क्षेत्र के हिसाब से छिड़काव करें। धान में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए बाइटॉक्स 50 या बैविस्टीन 50 WP का छिड़काव करें। धान की फसल में इन दिनों काले रंग के छोटे छोटे कीट के आने की संभावना होती है, जिसके उपचार हेतु 1 मिलीमीटर मेटासीड 50 EC प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़कें। चरी बाजरा के खेतों में पानी के निष्कासन का उपयुक्त प्रबंध करें। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में उन्नत घासों जैसे सिटोरिया हाथी घास की जड़ें व ऊंचे क्षेत्रों में फैक्सियो आर्चर्ड घास व क्लोवर को घासनियों में लगाने का काम खत्म करें। घासनियों में जहां कटाई लेते हैं में खाद की
1.5 किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से डालें। खेतों में पानी के निष्कासन का उपयुक्त प्रबंध करें। तिल और माश में बालों वाली सुंडियां बहुत हानि पहुंचाती हैं। सुंडियों को इकट्ठा करके मार दें। इनकी रोकथाम के लिए 25 किलोग्राम मेथाइल पैराथियोन धूल प्रति हेक्टेयर की दर से डालें या फिर साइपरमेथ्रिन 25 EC का छिड़काव कीट की छोटी अवस्था में करें। छिड़काव करते समय स्टिकर का प्रयोग अवश्य करें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। सेवन सिस्टर्स के नाम से मशहूर 7 राज्यों की माला, खूबसूरती में 4 चांद बना 8वां राज्य। यहाँ की संस्कृति, रूप रंग और बोलियां जुदा हैं, फिर भी एक है, भारत का नॉर्थ ईस्ट। 8 राज्यों के आम मुद्दों से जुड़े वास्तविक प्रतिरूप जानिए नॉर्थ ईस्ट को और करीब से। इनसाइड नॉर्थ ईस्ट हर रविवार दोपहर 3 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सब्जियों की खेती के अंतर्गत हमारे किसान भाई भिंडी की फसल लगाते हैं, फिर भी उनको उससे कम उत्पादन प्राप्त होता है। बदलते मौसम के कारण फसल पर अनेक प्रकार के कीट एवं रोगों का प्रकोप दिखाई देता है। तो अच्छे उत्पादन के लिए भिंडी की बुआई कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दे रही हैं एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर दीपा शर्मा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भिंडी जो है अधिकतर हमारे निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में लगाई जाती है और साल में हम इसका 2 बारी उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा की ऋतु में। निचले पर्वतीय क्षेत्रों में इसको लगाने का समय है फरवरी मार्च में ग्रीष्मकालीन फसल लेने के लिए और जुलाई में जो वर्षा ऋतु की हम फसल लेते हैं। मध्य पर्वतीय क्षेत्र में हम इसे मार्च से लेकर जून तक लगा सकते हैं और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर बर्फ़ पड़ती है इसे हम अप्रैल से लेकर मई तक लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी उन्नत किस्मों की बात करें तो इसकी भिंडी की उन्नत किस्में हैं। हमारे पास पूसा साबनी है, हरभजन और P8। इसमें हरभजन की एक विशेषता है कि यह जो हमारे पास भिंडी में पीला मोज़ाइक रोग आता है उसके लिए यह प्रतिरोधी किस्म है। और जब हम इसकी बीज की मात्रा की बात करते हैं तो ग्रीष्मकालीन जो हमारी फसल है उससे जो हमने उत्पादन लेना है उसके लिए जो हमारा बीज की मात्रा है वह रहती है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब 15 से 20 किलो हमने लगानी है 1 हेक्टेयर क्षेत्र में। इसके अलावा जब हम इसकी दूरी की बात करते हैं, फसल के अंतर की बात करते हैं, तो हमें बिजाई जो करनी है वो पंक्ति में करनी है और जो इसका दूरी है पंक्ति में वो होनी चाहिए 45 से लेके 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की जो दूरी है वो कम से कम आपकी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब आपका बीज अंकुरित होने लगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपका बीज निकला नहीं है वहाँ पर आप दोबारा भी उसमें बीज को लगा सकते हैं, बो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी जब बीज निकल आया है तो अगर आप समझते हैं कि घनी आपकी पौध निकल आई है तो आप उसमें बिरला भी कर सकते हैं और उचित दूरी पे पौध निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें निराई गुड़ाई और सिंचाई की तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी ग्रीष्मकालीन की फसल है उसमें कम से कम 2 या 3 बार हमारी जो निराई गुड़ाई है वो पर्याप्त है। भिंडी में किसान भाइयों हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो कीट है, एक जिसको हम बीटल बोलते हैं उसकी समस्या आती है। और ये जो कीट है ये फलों जो हमारे पत्ते हैं उनका रस चूसता है और उसमें काफ़ी छेद कर देता है, जिसके कारण जो हमारे पौधे की जो बढ़वार है वो रुक जाती है और जो हमारी उपज है वो कम हो जाती है। इसके प्रबंधन के लिए आपने क्या करना है कि हमारे पास एक कीटनाशक दवाई आती है जिसे हम कार्बेवेल बोलते हैं। इसका 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से
छिड़काव करना है। इससे आपका जो कीट है उसकी जो संख्या है वो कम होगी और जो आपके पौधे की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। परंतु इसमें आपने सावधानी ये रखनी है कि जब आप इसका छिड़काव करें उसके कम से कम 10 दिन तक या 10 से या 14 दिन तक आप उसमें से फल ना तोड़ें। अब आती है फसल की तुड़ान की बारी। जब हमने फसल को तोड़ना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी फल है, जो हमारी भिंडी है वो मुलायम होनी चाहिए, वो सख्त नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ उसकी जो बाज़ार में कीमत है वो कम हो जाएगी। और जब आपने तुड़ान करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसको आप चाकू से ही काटें, या क्योंकि अगर हम उसको हाथ से काटेंगे तो हमारा जो पौधा है उसको नुकसान होगा और जो आपने दूसरी फसल उससे लेनी है उसमें आपके कमी आएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब आपने तुड़ाई करनी है तो उसको ध्यान रहे कि आपकी जो पौधा है उसको नुकसान ना पहुंचे और ध्यान चाकू से ही उसको काटें। जब आपने इसकी पहली तुड़ाई कर ली है उसके कम से कम 3-4 दिन के बाद हमारी दूसरी जो तुड़ान है वो जो हमारी फसल है वो तैयार हो जाती है। और उसमें आपने सबसे विशेष ध्यान यही रखना है कि जो हमारी जो फल है, जो हमारी जो भिंडी है वो सख्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर वो रेशा आ जाता है, वो जो हमारा ग्राहक है, जो हमारा कस्टमर है उसको खाने में भी दिक्कत आती है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो आपको मंडी में जो उसकी कीमत मिलनी है वो कम हो जाती है। आज के इस आधुनिक युग में हम भले ही चाहे जितनी तादाद में अनाज या सब्जियों का उत्पादन कर लें, लेकिन उसे पकाने के लिए ईंधन की जरूरत तो पड़ती ही है, जिसके लिए हमारे अधिकतर किसान जंगल की लकड़ी पर निर्भर रहते हैं, जिसकी आजकल बहुत ही किल्लत है, या फिर LPG सिलेंडर पर निर्भर रहते हैं, जो कि काफी महंगी पड़ती है। इसलिए आज हम आपको अपने घर में बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट कैसे बनाएं, इसके बारे में जानकारी लाए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि बायोगैस है क्या। किसी भी कार्बनिक पदार्थ को, जिसमें मुख्य रूप से हम गोबर लेते हैं, हवा की अनुपस्थिति में सड़ाने से जो गैस बनती है उसे हम बायोगैस कहते हैं। ये ज्वलनशील गैस होती है। इसमें लगभग 60% मीथेन होती है, जबकि लगभग 40% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मीथेन जलने में सहायक होती है। बायोगैस के जहाँ तक फायदे की बात करें, हम इसको खाना बनाने के उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद बायोगैस का उपयोग हम रोशनी करने के लिए, पेट्रोमैक्स लैंप जलाने के लिए कर सकते हैं। बायोगैस संयंत्र से हम इंजन भी चला सकते हैं, जिससे बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे हम पानी खींच सकते हैं। एक बार बिजली पैदा होने के बाद कई उपयोग इसके हम कर सकते हैं। 1 घन मीटर के लिए हमें 25 किलो गोबर और 25 किलो पानी की आवश्यकता होती है। 25 किलो गोबर को 25 किलो पानी के साथ मिलाकर संयंत्र में डाला जाता है। जहाँ संयंत्र में डाइजेस्टर होता है, उसकी क्षमता हमें प्रतिदिन डालने वाली की मात्रा का 40 गुना कुआनुमा आकार का होता है डाइजेस्टर। जो ये डाइजेस्टर बना हुआ है, ये ऊपर ड्रम है जिसमें गैस इकट्ठी होती है। ड्रम के नीचे एक कुआनुमा आकार का बना हुआ है जो लगभग 7-8 फीट गहरा है और 4 से 5 फीट इसका डायमीटर है। ये जब गोबर हम इस इनलेट के माध्यम से प्रतिदिन हम 25 किलो गोबर और 25 किलो पानी का मिश्रण 1 क्यूबिक मीटर क्षमता का तो है। सामान्यतः एक परिवार के लिए हम 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस संयंत्र लगाते हैं, जिससे 5 से 7 लोगों का खाना हम आसानी से बना सकते हैं। साथ ही पेट्रोमैक्स लैंप भी लगा सकते हैं। तो अगर 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट है तो 50 किलो गोबर और 50 किलो पानी इस इनलेट के माध्यम से संयंत्र में डाला जाता है। संयंत्र का जो डाइजेस्टर है, इस ड्रम के नीचे वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर ये गोबर 40 दिन तक रहता है। 40 दिन के बाद पूरी तरह सड़ने के बाद ये आउटलेट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जो भी गैस बनती है, ये जो ड्रम है, लोहे का ड्रम है, इसमें इकट्ठी होती है। गैस के प्रेशर से ये ड्रम ऊपर उठता है और जब हम गैस काम में लेते हैं तो ये जो वाल्व है इसको हम खोल देते हैं, तब ये गैस बाहर निकलेगी और ड्रम नीचे की ओर बैठेगा और ये गैस हम बर्नर पर ले जाकर जला सकते हैं। और आउटलेट से जो खाद निकल रहा है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाद होता है। किसान भाई, एक बात बताऊं कि गोबर से जो खाद बनाते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर जो कहलाता है, उसके मुकाबले बायोगैस संयंत्र से निकलने वाला खाद लगभग 3 गुना अच्छा होता है। ये पूर्णतया सड़ा हुआ होता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के घास के बीज वगैरह नहीं होते हैं। अगर इसको खेत में काम लेंगे
तो खरपतवार भी कम होगी, इसमें NPK नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस की मात्रा भी ज़्यादा होगी। ये कह सकते हैं कि इसमें हमें आम के आम और गुठली के दाम मिलते हैं। गोबर डालने से हमें अच्छी गैस भी मिलती है, साथ के साथ अच्छी क्वालिटी का खाद भी मिलता है। सामान्यतः जब हम बात करें कि एक परिवार के लिए हमें किस क्षमता का बायोगैस प्लांट लगाना चाहिए, 5 से 6 अगर परिवार में सदस्य हैं तो 2 घन मीटर क्षमता का हम बायोगैस प्लांट लगाते हैं। उसके लिए हमें 50 किलो गोबर प्रतिदिन आवश्यकता होती है और 50 किलो गोबर के लिए अगर हमारे पास 5 से 6 जानवर हैं तो हमें 50 किलो गोबर उनसे उपलब्ध हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र लगवाने के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा रहा है। कोई भी क्षमता हो, बायोगैस संयंत्र पर अनुदान सेम एक ही है, यानी 8,000 रुपये प्रति बायोगैस संयंत्र पर सरकार अनुदान दे रही है। बायोगैस संयंत्र की लागत जो सबसे छोटा 2 क्यूबिक मीटर बायो कैपेसिटी का अगर 2 घन मीटर क्षमता का बायोगैस प्लांट लगाते हैं उसकी लागत 15 से 18,000 के बीच में आती है, जिसमें से 8,000 रुपये सरकार दे देती है। लेकिन जो इसका पैसे मूल्य जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की बात करें या जो हमने खर्चा इस पे किया है, 1 घन मीटर क्षमता के बायोगैस प्लांट से हमें 3.5 किलो लकड़ी की प्रतिदिन बचत होती है। यानी अगर 2 घन मीटर क्षमता का हमने बायोगैस संयंत्र लगाया है तो लगभग 7 किलो लकड़ी बचेगी, यानी 35 रुपये की बचत हम दिन भर में कर पाते हैं। और इस संयंत्र की लागत जो है 1.5-2 साल के अंदर ही निकल आती है। तो मैं अपने किसान भाइयों को एक ही सलाह देना चाहता हूं कि जिन भी किसान भाई के यहाँ 4 से ज़्यादा पशु हैं उन्हें निश्चित रूप से बायोगैस संयंत्र लगाना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे ईंधन की बचत तो हो ही रही है, जैसा मैंने बताया कि लकड़ी की बचत हम रोज़ करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो लकड़ी हम जलाते हैं उससे धुएं से हमारी आंखें खराब होती है, जो भी इसका काम लेता है उसके फेफड़े खराब होते हैं और रसोई खाली हो जाती है। इन सब चीज़ों में जलाने में असुविधा भी रहती है, क्योंकि जब बायोगैस संयंत्र से प्राप्त गैस से अगर हम चूल्हा जलाएंगे तो किसी तरीके का कोई धुआं नहीं आता है, जिससे हम हमारी आँखों की, फेफड़ों की सुरक्षा कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों, जैविक खेती देशी खेती का उन्नत तरीका है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों, वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग नहीं करके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र एवं प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीड़ों, जीवाणुओं
एवं जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीड़ों एवं बीमारियों से बचाया जाता है। अतः ये बोल सकते हैं कि जैविक खेती कुछ भी नहीं है, बल्कि उत्पादन की एक वैकल्पिक प्रणाली है, जिसमें किसी प्रकार से कृषि, बागवानी, पशु व मत्स्य उत्पादन प्रणाली में कोई भी रासायनिक उर्वरक, रोग एवं कीटनाशक या कोई भी नकली या बनावटी उत्पाद, वृद्धि नियामक तथा शक्तिवर्धक उत्पाद आदि संसाधनों के प्रयोग के बिना जीवित मृदा को बिना नुकसान पहुंचाए खेती करते हैं। कुछ सघन कृषि क्षेत्र जैसे गंगा के मैदानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में ऐसी समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। अपने खेत के अंदर जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उसके अंदर जो मैट्रिक डलता है, जैसे केचुआ खाद हो गया, और उसके बाद जो यूरिया का जो विकल्प डालते हैं, जो गौमूत्र हो गया, गौमूत्र को राख के अंदर मिला के हम डालते हैं तो वो यूरिया का विकल्प हो जाता है। तो मेरे पास 10 गायें हैं, 10 गायों से मैं अपने खेत के अंदर वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाया। जैसे कि आपने देखा कि जो लंबी चौड़ी लाइनें बनाई 3 फुट की, और लंबाई कितनी भी हो उसकी, ऊंचाई उसकी हमने 1.5-2 फुट के करीब रखते हैं गोबर की, और उसके अंदर केचुआ छोड़ देते हैं। केचुआ उसको खा करके 21 से 22 दिन के अंदर उसको तैयार कर देता है। फिर उसको वहाँ से उठा करके जार करके उसको यहाँ पर हमने ला के डालते हैं, फिर उसको झाड़ते हैं। झाड़ने के बाद जो हम खेत के अंदर डालते हैं, खेत के अंदर बुआई से पहले जब हम निराई गुड़ाई करते हैं, बाई करते हैं, बाई से पहले उसको 2 क्विंटल प्रति एकड़ उसको डाल दो आप। वो हमारा भी DAP का विकल्प तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने जो भी फसल बोनी है, ज्वार है, बाजरा है, जो भी है, अपनी गेहूं है, धान है, उसके अंदर आप लगा सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक समस्या आती है, जब यूरिया हम कहाँ से दें, उसको नाइट्रोजन कैसे दें। नाइट्रोजन के लिए हम जो गौमूत्र होता है, गौमूत्र के अंदर 50 किलो राख लेते हैं। 50 किलो राख के अंदर 10 लीटर गौमूत्र मिला करके हम जब छिड़काव करते हैं तो हमारा जो नाइट्रोजन का विकल्प है वो पूरा हो जाता है, जिससे फसल बहुत अच्छी पैदावार हो जाती है और उसकी हाइट जो है ना वो भी बहुत अच्छी चली जाती है। और इसके अंदर जो ऑर्गेनिक जब हम करते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर जो नीचे की जो ज़मीन की जो समस्या होती है वो हमारी वो ख़त्म हो जाती है। पेड़ा जो सब शुरू में जब तैयार होता है वो इतना ग्रोथ लेता है कि उसके अंदर कुदरती बीमारी बहुत कम आती है। तो पेड़ा की जो ग्रोथ होगी, उसके बाद जो अनाज पैदा होगा उसके अंदर भी एक अपने आप में एक गुणवत्ता पैदा होगी, जो उसको जब खाएंगे हम, उसका खाने का टेस्ट भी अलग होगा और हमारा जो दाना होगा वो चमकीला होगा, मोटा होगा। इस प्रकार से जब हमारी जो पर्यावरण की जो समस्या है वो भी हमारी खत्म हो जाती है। इसके बाद जो धरती की जो आज उपजाऊ शक्ति जितनी हमारी कम होती जा रही है, आज उखेड़ा आ रहा है, कहीं पर उगेड़ा आ रहा है, कहीं पर फसल खराब होगी, हमारी वो समस्या भी नहीं होती। और इसके ऊपर थोड़ी मेहनत है लेकिन लागत कम है। लागत कम होने के कारण इसको आज हर किसान, हर आदमी इसको अपनाना चाह रहा है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉलीहाउस में कंडीशन की खेती करके कमा सकते हैं अच्छी आय। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा, हिमाचल, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-1084-599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 4 बजे के बीच हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।